HKL हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों नमस्कार, मैं श्याम आज फिर एक नए कहानी के साथ मैं उपस्थित हूं। कहानी का शीर्षक है खेमा। यह कहानी बाल मजदूरी जैसे सामाजिक बुराई पर केंद्रित है। तो चलिए बिना एक पल गंवाए आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल। टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्ठी के साथ लगा लाल पंखा। पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना और चाय शक्कर के डिब्बे। एक छींका जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। इस मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया है। कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम खेमा था। यह लगभग 8-9 बरस का दिखाई पड़ता था। उसका रंग गेहुआ था। कद लगभग 3.5 फुट। खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था। दूध के दांत अभी पूरे कीड़े नहीं थे और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पैदान पर। सुबह की ग्राहकी के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता। फिर अपनी नन्ही उंगलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले जाता। खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता और धुले गिलासों को टेबल पर रखे छींके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा देता। यह क्रम उसकी नियति बन गया था। अरे खेमा, ये डायरी ले जा और लिखवा ला। 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। हां काका, अभी देकर आता हूं। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर बैलों की तरह जुतना पड़ेगा। इतनी देर कहां था रे खेमा? कसारा ने खेमा को झिझकते हुए पूछा। वो मास्टर साहब दुकान पर नहीं थे ना। खेमा सफेद झूठ बोल गया। कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो ना काका। अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर। चल अपना काम कर। बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। खेमा निराश हो गया। अप्रैल का महीना था। धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता। जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता। शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। काम निपटाकर कसारा रोटी खाने बैठा। 2 रोटी, प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। इस बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठे। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता। हां, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 बार
नजर जरूर डाल लेता था, क्योंकि उनसे जान पहचान सी हो गई थी। अरे खेमा, कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा। खेमा ने भी अपना पेट भरा, उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था। गर्म हवा सहता, थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियां ले लेता। कभी सिर पास की दीवार से टकरा जाता तो वह मुंह की लार हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी। हर तरह के मरीज क्लिनिक में उपचार कराने आते थे, दवाइयां लेते, चाय पीते। न जाने कितनों की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर पर बीधेंगे। खेमा इन सब से बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी। अरे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज सुनाई। आ रहा हूं। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़कर आया। कहां मर गया था रे? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? कसारा ने आंखें निकाली। कसारा के ताने सुनकर खेमा बर्तन साफ करने बैठा। अरे खेमा, पहले यहां 4 चाय जनरल स्टोर पर दिया। कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा। जा रहा हूं, खेमा ने शांत स्वर में कहा। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया। संभवतः कसारा का खौफ खेमा में उत्तेजना भर देता था। खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता है, परंतु खेमा तो कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता है। रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह से खेमा फिर अपने काम में लग गया। उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। इस तरह शोषण न जाने कितने खेमा जैसे इस देश में हैं, जो बचपन में ही कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते हैं। न जाने क्यों। जानकारी करने पर मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को इसी तरह से बेच दिया है। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूं। कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज लगाई। खेमा टेबल पर गिल्ला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपए देते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं, खेमा ने हथेलियां घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा। तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? मेरे प्रश्न ने खेमा को चौंका दिया। मेरी तो पढ़ने की इच्छा है, पर बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने बैठ गया। तू तेरे सेठ के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरुत्तर रहा। मेरे साथ चलेगा? मैंने दृढ़ता से कहा। क्या काम करना पड़ेगा? नन्ही जान ने मुझे निरुत्तर कर दिया। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना, मैंने प्यार से कहा।
उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी। मैंने तो 2 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया और उसके पिता से मिलने गांव जा पहुंचा। उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था। थक्का सा शरीर, उदास चेहरा मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा। आप खेमा के पिता ने पूछा। मैं अध्यापक हूं, खेमा को जानता हूं, मैंने कहा। वो एक होटल पर है साहब, खेमा के पिता ने दीर्घ स्वर में छोड़ते हुए कहा। मुझे मालूम है, मैं चाहता हूं कि खेमा को पढ़ाऊं, उसे अच्छा इंसान बनाऊं, इसलिए खेमा को लेने आया हूं, मैंने सहजता से कहा। खेमा के पिता की आंखें भर आई। निश्चित ही उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा। ठीक है, पर कसारा को उसके पैसे लौटाने पड़ेंगे, खेमा का पिता बोला। मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैंने सहजता से कहा। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आई। वह मेरे साथ चल पड़ा। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग आधा घंटे बाद खेमा मेरे पास था। खेमा मेरे साथ चलने लगा। उसकी चाल बदल गई, जैसे पिंजरे से पक्षी मुक्त हुआ हो। घर आकर मैंने स्नान किया, फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा। दोनों ने खाना खाया। खाना खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, परंतु खेमा जैसे अनेक बालक हैं, उनका क्या होगा। खैर, रात को मैं सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहा है। तो पता चला कि खेमा रोज रात को 2 घंटे कसारा के पैर दबाता था। मेरी आंखें भर आई। मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। कच्ची नींद में सोया खेमा करीब 2 घंटे बाद बरबराने लगा। आया सेठ जी। संभवतः कसारा की आवाज अर्ध निद्रावस्था में खेमा को सुनाई दी। अरे खेमा। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। मित्रों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।